जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी मार्केट में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको डेविएट नहीं होना है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे। और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बस ये है कि आपका टाइम लौट के वापस नहीं आए। ठीक है ना? तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। ठीक है? और घबराना नहीं है। अभी आज 29 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 29 अगस्त। अभी तक आपका डेट भी नहीं आया है। तो आप जब तक डेट नहीं आता तब तक आप जो भी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो उसको ही बार बार रिवीजन करो। ठीक है? और आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो सेंसस की क्लास है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है, तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और हमने कई सारे एग्जाम्स देखे। अच्छी बात यह है कि जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो स्टेने हो चाहे और भी एग्जाम्स हुए हो, तो उसमें जो भी हमने पढ़ाया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वन शॉट में, लगभग सवाल वहां से हो जा रहे हैं। एक आधे सवाल ऐसे हैं जो नहीं होंगे, वो किसी से भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल हो जाएंगे वन शॉट से जो बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको अलग ले आकर खड़ा करूंगा। आप यकीन मानो, आप अलग रहोगे। सीजीएल के समय में भी वैसे ही होगा। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे चाहे सवाल कैसा भी है। अभी मैं सेंसस भी लेकर के आया हूँ। जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, वो तो सारे कंटेंट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें मैं ऐड करके लेकर आया हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी पढ़ करके जाए। ठीक है? कि अगर आ जाता है ना, देखो 10 मिनट लगेगा मुश्किल से उसको कवर करने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये हो जाएगा कि तुम एक सवाल करके आ जाएगा ना, तो तुम बहुत आगे निकल जाओ। ठीक है? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी अभी सेंसस खत्म करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। चले? चलिए। और हाँ, जैसे क्लास खत्म होता है ना, और क्लास खत्म करने के बिना भी मैं आजकल पीडीएफ डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? चलो फिर शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का? सेंसस। सेंसस यानी हिंदी वाला जो जनगणना। ठीक है? जनगणना, जो कि अभी न्यूज में भी है, और सवाल सारे एग्जाम से पूछे हैं एसएससी ने, तो सीजीएल में तो आना ही आना है, कंफर्म है। ठीक है? इस वीडियो के बाद जो भी सवाल आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, इतना उम्मीद रखो। स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले हम उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हुआ, क्या क्या चीजें रही सेंसस में भारत के पर्सपेक्टिव से। ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है सेंसस का, जनगणना का, कब? 1872 ईस्वी में, 1872 में। उस समय वाइसराय कौन रहता है? जो जो पॉइंटर मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखना। ठीक है? उस समय वाइसराय कौन रहता है? उस समय वाइसराय रहता है मयो। ठीक है? हमने देखा था ना, मयो कॉलेज यही बनवाता है, और भी कई सारी चीजें कराता है। तो मयो रहता है जब पहली बार अटेम्प्ट करते हैं हम सेंसस के लिए। अब दिक्कत ये थी ना इस सेंसस में, कि ये वाला सेंसस जो था 1872 वाला, ये नॉन सिंक्रोनस था। मतलब कि हर जगह एक साथ नहीं हुआ। ठीक है? कहीं पर कभी करवाया गया, कहीं पर कभी करवाया गया। अभी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल था ये। ठीक है? ऐसा नहीं था कि फुल फ्लेज करवाया जाए। देखो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सपेरिमेंटल टाइप का था ये। तो वो सारी चीजें नहीं। अब बात ये आ जाता है कि भाई फुल फ्लेज या फर्स्ट सिंक्रोनस आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है? सबसे पहला सिंक्रोनस यानी एक साथ पूरे देश में देशव्यापी जनगणना करवाई गई। कब करवाई गई? 1881 ईस्वी में, 1881 में। इस समय कौन था वॉइस रहा? इस समय था रिपन। ठीक है? इस समय कौन था? रिपन था। और इसी समय मैंने जैसे आपको बोला कि कंप्लीट और साइमल्टेनियस सेंसस करवाया गया। ठीक है? मतलब एक साथ और पूरा पूरा करवाया गया। अगर दोनों में से ये ऑप्शन आता है कि पहली बार पूर्ण रूप से सेंसस कब करवाया गया, कंप्लीट, तो आप 1881 लगाओगे। पहली बार अटेम्प्ट कब लिया गया, ठीक है, प्रयास कब किया गया, तो 1872। सिंपल। ठीक है? अब देखो, यही 1881 के बाद से हर 10 साल के बाद से कंटिन्यू सेंसस होते रहा। तुम्हें पता है कि अभी भी 2011 में हुआ है, लेकिन 2011 के बाद से अभी डिले चल रहा है मामला। ठीक है? वो भी हम अभी देखेंगे। करता कौन है? एक ऑफिस है। कौन सी ऑफिस है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है? ये ऑफिस है, ये किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये कब बनाई गई थी? 1949 में। इसी का काम है सेंसस को जारी करना और सेंसस के रेगुलेट और कंट्रोल करना। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। पहली बार, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, पहली बार आजादी के बाद से सेंसस कब करवाया जाता है? 1951 में। देखो,
कुछ भी होता रहा है, ठीक है, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे वो देश से कोई युद्ध हो, कुछ भी हुआ, लेकिन 1881 के बाद से हर 10 साल के बाद से लगभग सेंसस होते रहा है, कभी भी रुका नहीं है, ये ध्यान रखना है आप। सबसे हालिया में कौन हुआ था? 2011। 2011 के बाद से नहीं हुआ, 2021 में होना था, लेकिन 2021 में हुआ क्या आपको भी पता है कि कोविड था और कोविड के समय लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से सेंसस नहीं हो पाया, जो कि अब 2026 में एक्सटेंड हो चुका है, 2026 में होना है। ठीक है, अब पूछा जाता है 2011 वाला, ये भी पूछा हुआ है कि कौन सा सेंसस था, तो 15वां सेंसस था और आजादी के बाद से 7वां सेंसस था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ जाए, थोड़ा बहुत और फैक्ट जान लो, जैसे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। ठीक है, जो प्रशासनिक कार्य होता है ना, दुनिया में सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य इसलिए क्योंकि इसमें तकरीबन 1.4 बिलियन, आपको पता है ना, आज के समय 140 करोड़ लोग के आसपास रह रहे हैं भारत में, तो उनका गणना करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ऑब्वियसली है कि सबसे बड़ा काम है प्रशासन के दृष्टिकोण से। अच्छा, एक और चीज है, ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंसस किया जाता है ना, ये एक्ट बनाया गया सेंसस एक्ट 1948, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इसी के अंतर्गत जनगणना करी जाती है। ठीक है, ये बाउंड नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कर देता है कि भाई एकदम कंपलसरी है, करवाना ही करवाना है, अगर जैसे कोई मजबूरी आ जाए तो नहीं करवा सकता है, लेकिन हाँ, कैसे करवाना है, क्या क्या सुविधाएं रहनी चाहिए, क्या क्या चीजें बरतनी है, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं इस एक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या क्या कलेक्ट करते हैं, जैसे डेमोग्राफिक का मतलब समझते हो ना, कि पॉपुलेशन या जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, कहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, किस किस हिसाब से रह रहे हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यानी आर्थिक व्यवस्था कैसी है उनकी, सोशल डेटा लिया जाता है। ठीक है, जैसे में मेन मेन जैसे पॉइंट देखा जाए तो पॉपुलेशन साइज, कि उनकी जनसंख्या का साइज कितना है, कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, सेक्स रेशियो देखा जाता है मेल और फीमेल का। ठीक है, कि कितने मेल है 1000 फीमेल पर, ठीक है, सॉरी 1000 मेल पर कितने फीमेल्स हैं, वो हमारे यहाँ काउंट किया जाता है, दूसरे देशों में उल्टा काउंट किया जाता है, ये मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको बताया था। लिटरेसी रेट, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें देखी जाती है, एक करके सबको डील करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अब देखो और थोड़ा बेसिक जान लो कुछ चीजें। ये जो सेंसस होता है, जनगणना होता है, बेसिकली 2 फेज में होता है। पहले फेज में जो होता है उसमें क्या करते हैं, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस करते हैं, मतलब आपने देखा ना घरों के ऊपर नंबर लिखते हैं, ठीक है, हाउस संख्या लिखते हैं, तो वो हाउस की लिस्टिंग करते हैं, घर वाइज पहले बांट दिया। फिर दूसरे चरण में क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर गणना करते हैं और उनका डेटा निकालते हैं, सिंपल। ठीक है, पहली बार 2026 वाले जनगणना में ऐसा होगा कि डिजिटली सारी चीजें करने की कोशिश की जाएगी, कई सारे डेटा डिजिटली लिए जाएंगे, तो डिजिटल सेंसस पहली बार 2026 में शामिल होगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है। या आप खुद अपने मोबाइल ऐप से डिजिटल डेटा उसमें डाल सकते हो, डिजिटल डेटा आप अपलोड कर सकते हो, अभी आपको मिलेगा ऑप्शन, घबराओ नहीं। ठीक है, ये करंट का भी चीजें हैं, तो ये करंट का भी कवर करवा रहा हूँ मैं आप। 2026-27 वाले सेंसस के बारे में थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा जान लो, क्योंकि यहाँ सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने लिया है इसको। 16वां सेंसस होगा, आपको पता है 15 हुआ था 2011 में, डिले क्यों हुआ तुम्हें पता है, कोविड-19 आ गया था, 2021 में होना था, इसलिए डिले कर दिया गया। ठीक है, अब ये 2026-27 में होना है। अब देखो ये 2 चीजें हैं, एक तो फेज और एक रेफरेंस डेट है। फेज वो है, मतलब ये स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट है, मतलब इस दिन से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। और ये जो रेफरेंस डेट लिखा है ना, मतलब इस दिन डेटा पूरा का पूरा कंपाइल कर दिया जाएगा, इस दिन कंक्लूडिंग डे है, ये मान लो कि लास्ट का दिन है, फाइनल डे है, जिस दिन ये रखा गया, ये भी फाइनल डे है, ये रखा गया। कैसे? हाउस लिस्टिंग कब स्टार्ट करी जाएगी, 1 अप्रैल 2026 से, सिंपल। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन पता है ना कि ये फेज 1 होता है और ये फेज 2 होता है, तो फेज 2 कब स्टार्ट होगा, 1 फरवरी 2027। आपको पता है हाउस लिस्टिंग में भी थोड़ा समय लगेगा, तो अप्रैल से लेकर के जनवरी फरवरी तक ये चलेगा, फिर 1 फरवरी से क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन की जनगणना स्टार्ट हो जाएगी। अब रेफरेंस डेट क्या रखा गया है कि 1 मार्च 2027 तक हमें पूरे देश में कंप्लीट कर लेना है जो भी डेटा है। हाँ, लेकिन ये जो स्नो बाउंड एरिया है, जैसे कि लद्दाख वाला एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो गया, इन एरिया में 1 अक्टूबर 2026 तक का डेट रखा गया है कि इस समय तक वहां तक कंप्लीट कर लेना है मामला। ठीक है, तो ये 2 रेफरेंस डेट रखे गए हैं, आपसे ये दोनों पूछे जा सकते हैं, और ये 2 जो है वो फेज रखे गए हैं कि इस डेट में आपको करना है, ये स्टार्टिंग डेट। ठीक है, अब देखो 2026 के कुछ कोई की फीचर्स जान लो जो अभी होना है 2026 में। पहली बार इसमें डिजिटल सेंसस जारी किया जाएगा, याद है ना आपको मैंने बताया कि मोबाइल ऐप से आप खुद अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। 1931 के बाद, ठीक है, फर्स्ट टाइम सिंस 1951
देखो, जो आज के टाइम पर हमारे पास डेटा है ना कास्ट का, जो हम कह रहे हैं जातीय जनगणना, कई बार विपक्ष के लोग ने भी कई बार इस पे सवाल उठाया था सदन में कि जातीय जनगणना करवाएंगे, और कई सारी चीजें रही। तो जातीय जनगणना जो आज तक चला आ रहा है ना, वो 1931 का चला आ रहा है। ठीक है, 1931 का चला रहा है। हालांकि 1941 में भी करवाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको पब्लिश नहीं किया गया। जो आज तक जिस पर काम हो रहा है ना, जिसको आधार लेकर के जातीय जनगणना चल रही है, वो 1931 वाला है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से अभी 2026 में करवाया जाएगा जातीय जनगणना। ठीक है, इसलिए करवाया जाता है ताकि पता लगे कहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोग हैं, कहाँ एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, कहाँ बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। ठीक है, या किसको कहाँ पर कितनी जरूरत है, वो सारी चीजें पता लग सके, ताकि सरकार अपनी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा सके, मुहैया करवा सके। इसलिए जातीय जनगणना भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। मैन पावर, ऑब्वियस बात है, इतनी पॉपुलेशन है उस समय से तो कई कई गुना ज्यादा है। तो 34 लाख लोग इनोमिनेटर के तौर पर, और 1.3 लाख लोग जो जो हमारे सरकारी लोग हैं, वो लोग काम करते हुए दिखेंगे आपको। इसका एक एक्सपेरिमेंट या प्री टेस्ट मान लो किया जाएगा अक्टूबर नवंबर अभी 2025 में ही। और कौन कौन से डेटा लिए जाएंगे, डेमोग्राफिक्स, कास्ट, लिटरेसी, हाउसिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये 2-3 ऊपर के पॉइंट ध्यान रखने सिर्फ। ठीक है, कुछ और बातें ध्यान रखो। अभी तक जितने भी सेंसस, हमने बोला ना कि चाहे कुछ भी रहा, आंधी है, तूफान या कुछ भी रहा हो, लेकिन सेंसस कभी रुका नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 16 साल का डिले देखने को मिला है 2011 से अब तक। ठीक है, और ये इसलिए करवाते हैं ताकि हम पॉलिसी बराबर से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो जो रिसोर्सेस हैं उनको बराबर से हम सबको पहुंचा सके, इसलिए करवाया जाता है। इसीलिए कास्ट डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम जो आज का मुख्य पॉइंट है, 2011 का सेंसस, जहां से आपसे सवाल आते हैं। 2001 के सेंसस को भी मैंने मर्ज किया हुआ है। ठीक है, तुलना करके पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बेसिक समझो, 2011 का जो सेंसस था, जनगणना था, वो कौन सा जनगणना था, 15वां था। आजादी के बाद से 7वां जनगणना था। ठीक है, इसका थीम क्या था, या पूछ लेता है कई बार कि इसका स्लोगन क्या था। ठीक है, स्लोगन क्या था, नारा क्या था, या थीम क्या था। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, सिंपल। ये पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखना है। 2001 का पूछ ले तो क्या बता दोगे, सेंसस 2001 गेटवे टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये 2001 का थीम था, नारा था। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, आरजीआई। ठीक है, पेरेंट मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंट्रल लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है कि कंकरेंट लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है, बताओ किस में आता है। ये यूनियन लिस्ट में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सेंटर की बातें हैं, स्टेट इसमें कोऑपरेट करता है। और ये किस कौन से एक्ट के अंतर्गत आ जाता है, सेंसस एक्ट 1948, ये भी आपको ध्यान रखना। अब एक एक करके हम एक एक पैरामीटर उठाते हैं और सारे डेटा को देखना शुरू करते हैं। घबराना नहीं है, देखो करना क्या, ये डेटा रटना नहीं है। एक बार जब मैं पढ़ा दूं, ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चलो। जैसे खत्म करो ये वीडियो, जब भी आप देख रहे हो, वापिस ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर के उस पीडीएफ को एक बार वापिस से देख लेना वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, रीड कर लेना, उसके बाद बंद करके छोड़ देना। अगले दिन सुबह उठा ना, वापिस एक बार रीडिंग देना पूरा थॉरली, ऊपर से लेकर नीचे तक, और फिर बंद कर लेना। एक बार 3-4 दिन बाद और देख लेना, फिर तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, और जब फिर एग्जाम आ जाए तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक बार देख के चले जाना, खत्म हो गई बात। बस इतना करना, रटना नहीं है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। तो 2011 की बात करें तो 121.08 करोड़ की पॉपुलेशन थी। ठीक है, जिसमें मेल पॉपुलेशन कितना था, तकरीबन 62 करोड़, और फीमेल पॉपुलेशन कितना था, 58 करोड़। ठीक है, 58.71 करोड़। यह माना जाता है लगभग 52% के आसपास था, और ये तकरीबन 48% के आसपास पॉपुलेशन हमारे को देखने को मिलता है, मतलब 50-50 लगभग मान के चलो। ठीक है, और 2001 के सेंसस में कितनी पॉपुलेशन थी, 102 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए तो देखोगे कि कितना परसेंट ग्रोथ देखने को मिला, तो 17.64। ठीक है, 17.64% ग्रोथ, इसकी तुलना में 2001 की तुलना में। और 1991 से 2001 की अगर हम तुलना करें तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ था, 21.54%। ठीक है, डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस 2 अंक शुरू के याद रखने, 21 और 17, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये भी याद रखना है कि 2001 में जो ग्रोथ देखने को मिला था, परसेंटेज ग्रोथ, वो अब घटा। आपको भी पता है कि एक बात बताओ, अगर 1000 है, इस पर 10 अगर आ रहा है तो कितना हो गया, 1% ग्रोथ हो गया। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, अगर मान ली पॉपुलेशन 10,000 हो जाए, और फिर इस पर भी 10 ही अगर बढ़ रहा हो तो कितना हो जाए, 0.1%। ठीक है,
भले नंबर बढ़ रहा हो लेकिन परसेंटेज वाइज तो घटेगा ही ना। तो ऐसे ही हुआ कि 2001 से 11 के बीच में थोड़ा सा ग्रोथ रेट घटा। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन 17.5% है 2011 में, हम देख चुके हैं, और दुनिया की अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हम हैं। ये पूरे वर्ल्ड का है 17.5%। अच्छा, ये भी आपसे पूछा गया कि एडोलसेंट पॉपुलेशन, एडोलसेंट मतलब जो बच्चे 10 से 19 साल की उम्र के बीच में हैं, उनका पॉपुलेशन पूछा गया। तो ध्यान रखना है कि 2011 में ये तकरीबन 25.5 करोड़ लोग थे। यानी देखो 20% यानी 21% के आसपास लोग जो थे, 1/5 हिस्सा जो था वो इस उम्र के लोग हैं पूरे भारत में 10 से 19 साल के, जिसमें लड़के कितने हैं 13 करोड़ और लड़कियां कितनी है 12 करोड़। कितना आसान है, 13.3 12.2। ठीक है, तो ये हो गया। 2001 में कितना था ये पॉपुलेशन, 23.2 करोड़ था। इस समय कितना है 25.5 करोड़। ठीक है, क्या चेंज देखने को मिला है कि थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो ग्रोथ था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इनके पॉपुलेशन में। और डेमोग्राफी डिविडेंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो। अर्बन एरिया ऑब्वियस बात है, जहां पर शहरी एरिया, और अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो शहरी एरिया में रहने वाले जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, किशोरावस्था ही शायद कहते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो वो उनके पास ऑब्वियसली बेटर लिटरेसी होगी, मतलब शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है, उनके पास ये भी होगा कि कम उम्र में शादी नहीं होगी, चाइल्ड मैरिज नहीं होगा उनका, ये भी देखने को मिला है। और ठीक उल्टा हो जाएगा इसमें रूरल एडोलसेंट में, जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं वहां पर देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई स्कूल के बाद से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, और बाल विवाह भी देखने को मिला वहां पर। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। अब जरा देख रहे हैं डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब 2001 से 2011 10 साल का गैप है। तो इस 10 साल को हम डिकेड कहते हैं, आपको पता है ना क्या कहते हैं इसको, डिकेड कह देते हैं। तो जब ये डिकेड हुआ तो डिकेड में कितना ग्रोथ रेट हुआ, इस 10 साल में कितना बढ़ा है आपको भी पता है कि 17.64% बढ़ा है 2001 से 2011 में। उससे पहले कितना बढ़ा था, 21% बढ़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बढ़ा है। ठीक है, कौन से स्टेट में बढ़ा है, तो मेघालय में बढ़ा है सबसे ज्यादा। मैक्सिमम आपको याद रखना है, इसमें डेटा नहीं पूछा जाएगा, बस मैक्सिमम मिनिमम याद रखना है। लोएस्ट कौन से स्टेट में हुआ है, तो नागालैंड में, वहां पर निगेटिव में मामला चलेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। मन हुआ आपको तो यहाँ यूटी भी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि कौन सी मैक्सिमम गया, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट फिर भी देख लेना, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, इसका आउटकम क्या निकल के आया है कि जो अभी पॉपुलेशन है वो ग्रो तो कर रही है, पर अब थोड़ी स्लो ग्रो कर रही है। और जो फर्टिलिटी था, मतलब जो बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी थी, उसको फर्टिलिटी कह देते हैं, फर्टिलिटी रेट कह देते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो घट रहा है। आपको भी पता है कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि कम से कम बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहले लोग सोचते थे कि 2 ही बच्चे हों, ठीक है, आज के समय पर 1 ही लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। खैर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर अगर हम आ जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में पूछा गया है, कितना था 382, 2011 में कितना था 325। अच्छा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे देखा जाता है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, तो एक एरिया बन जाएगा 1:1। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। तो पता है ना कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला या स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है, सिंपल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं, पहली बात। अब भारत में गुणा किया गया, औसतन कितने लोग रहते हैं आज के टाइम पर 2011 से अगर देखा जाए तो 382 लोग रहते हैं। 2001 में कितना था ये, 325 के आसपास था। ठीक है, पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली बिहार, तुम्हें पता है कि 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पर, तो है। उसके अलावा सबसे कम कहां पर है, इसको हम हिंदी में जनसंख्या घनत्व कह देते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा किसमें, बिहार में 1106। सबसे कम किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। कितने टोटल, सिर्फ 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा कौन से यूटी में, यूनियन टेरिटरी, तुम्हें पता है ना यूनियन टेरिटरी, हाँ, तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में कितने, 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, समझ लो। और ये ओवरऑल अगर आपसे पूछे ना पूरे भारत में सबसे ज्यादा, तो दिल्ली में। अगर स्टेट पूछे तो बिहार, ठीक है, ओवरऑल पूछे तो दिल्ली, यूटी पूछे तो दिल्ली। सबसे कम कौन से यूटी में, तो
अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, पूछ लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन सा बताओगे? नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा ये जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। चलो, हाँ, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक बात बताओ क्या हो जाएगा? लैंड जो रिसोर्स है, ठीक है, जो रिसोर्स है, जो जमीन है, वहां पर मारा मारी बढ़ेगी। ठीक है, इस एरिया में पहले 5 लोग रहते थे, इतने में अब 10 लोग रहने लगा, 20 लोग रहने लगे, सोचो। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इतना ही में उनको रहना है, तो मारा मारी बढ़ेगी रिसोर्स के लिए। तो ये सिंपल बात है, इसमें दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। सेक्स रेशियो की अगर हम बात कर ले, ठीक है, लिंगानुपात जिसको हिंदी में कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको? लिंगानुपात। जिसका हिंदी मुझे याद है मैं उसका लिख देता हूँ, आप लिख लेना। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात इसको कहते हैं। ओवरऑल पूरे भारत में कितना है? 1000 पुरुष पे 943 फीमेल है, महिला है। और 2001 में ये संख्या कितना था? 933, यानी थोड़ा बहुत अभी सुधार देखने को हमारे को मिला है। अच्छा, एक बात और याद ध्यान रखना कि दूसरे देशों में ना, खास करके वेस्टर्न कंट्री में, ये उल्टा देखा जाता है। मतलब फीमेल 1000 फीमेल पर मेल काउंट किए जाते हैं, इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या कम है पुरुष की तुलना में, इसलिए हम पुरुष की तुलना में महिलाओं की गिनती करते हैं। अभी कितना है 2011 से? 943, पता नहीं कितने बार आपसे पूछ लिया गया, और 933 2001 में था, आसान इसको याद। अच्छा, चाइल्ड सेक्स रेशियो आपसे पूछा जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब जो बच्चे 0 से लेकर के 6 साल के बीच में, आपको 0 साल मतलब जो बच्चे एकदम नवजात हैं, अभी भी पैदा हुए हैं, उनसे लेकर के 6 साल तक के बच्चों के बीच में देखा जाए अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो वो कितना है? 2011 के अनुसार 919 है, और 2001 में कितना था? 927 था। क्या हुआ? ये माइनस हुआ है, ध्यान रखना। और ये क्या हुआ है? प्लस हुआ है। 933 से 943 ये क्या हुआ है? प्लस हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछ ले जाए टॉप स्टेट कौन है, टॉप स्टेट कौन है ये सेक्स रेशियो में, तो केरला है। ठीक है, केरला सबसे ज्यादा है। 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। ठीक है, पर 1000 मेल कितने मिला है? 1084, 1084। सबसे कम कहां पर है? स्टार मार्क कर लो, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। तो हरियाणा में 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अच्छा, अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है? यूटी पुडुचेरी में। पुडुचेरी में कितना है? 1038। और सबसे कम कहां पर है महिलाएं 1000 पुरुष पर? दमन दीव में। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, हरियाणा भी और दमन दीव दे दिया, आप पूछ सबसे कम कहां पर लिंगानुपात है या सेक्स रेशियो, तो आप दमन दीव लगाओ, क्यों? क्योंकि वहां पर 618 है। अगर स्टेट दिया हो तो आप स्टेट चुनोगे। ठीक है, अब इसके आउटकम देख लेना भाई, ऑब्वियस बात है, इसमें क्या ही देखना है। लिटरेसी की अगर बात करें हम, लिटरेसी का मतलब साक्षरता। ठीक है, हिंदी आती है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आता मुझे, हिंदी आती है मुझे। क्या कहते हैं इसको? साक्षरता कहते हैं। तो साक्षरता की बात करें यहां से, तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ओवरऑल पहले देखो, यहां पर देखो ओवरऑल अभी कितना है? 74%। पिछली बार कितना था? 2001 में 64%। आसान है याद करना। ठीक है, मेल लिटरेसी की बात करें, यह भी पूछा गया आपसे एग्जाम में, मेल और फीमेल लिटरेसी। ठीक है, ध्यान से देखना। मेल लिटरेसी यानी पुरुषों में साक्षरता कितनी है? 82%। पहले कितना था? 75%। सिंपल। महिलाओं में अभी कितना है? 2011 के अनुसार 65%। और उससे पहले कितना था? 53%। ठीक है, बस एक बार पढ़ लोगे और जैसे मैं खत्म करूं वापिस इसको देख लेना और कुछ नहीं करना। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरला है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। हालांकि बिहार वाला ये इतना नहीं है, 74% के आसपास है, थोड़ा सा देख लेना इसको, 73-74% के आसपास है, 61% नहीं है ये। ठीक है, बिहार का एक बार चेक कर लेना, 73-74% के आसपास है। एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, 61% ही है, हालांकि कई जगह कई पर देखने को मिलता है 61% है। हाँ, पुरुषों में बिहार में कितना है? 71% है, और महिलाओं में कितना है? 51% है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, 71 मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अभी हालांकि ये बहुत सुधार हो गया, बिहार के अनुसार ये 74% के आसपास है। ठीक है, तो चलो, बॉटम वाला हमने देख लिया, बिहार है, आपसे पूछेगा नहीं, बस बॉटम याद रखना है। टॉप अगर यूटी पूछ लेता है तो सबसे ज्यादा आप पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? लक्षद्वीप में कितने? 92.3%। और सबसे कम पढ़े लिखे कौन सी यूटी में? तो दादर नगर हवेली में 77.7%। ठीक है,
सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सरछिप है, कौन सी जगह पर है, मिजोरम में है। 97.9% लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं, लगभग 98% लोग पढ़े लिखे हैं। बॉटम डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन से जिला में है, तो ये है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तकरीबन 36.1%। ठीक है। आउटकम याद रखना है कि जेंडर गैप जो है, ठीक है, महिला और पुरुष में कितना है अभी के टाइम पर, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में, महिला और पुरुष के बीच में साक्षरता दर का जो गैप है वो कितना है, 16.7%। ये 2011 के अनुसार है, 2001 के अनुसार है, और ये कितना है, ये है आपका 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत घटा है, 16.68% के आसपास अभी है पुरुष और महिलाओं के बीच में गैप, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अर्बनाइजेशन पर आ जाते हैं, शहरी एरिया पर आ जाते हैं जरा, जो शहरी क्षेत्र है उसका डेटा ले लेते हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें, यहां से भी पूछा जाता है आपसे सवाल, तो शहरी पॉपुलेशन कितना है हमारे यहाँ, 2011 के अनुसार 31.2% और 2001 के अनुसार 27.8% शहरी क्षेत्र है। हालांकि अब की बार जब आएगा तो थोड़ा सा और ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र कहां पर है, गोवा में है, कितना है 62% के आसपास। सबसे कम शहरी क्षेत्र कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में 10% के आसपास। ठीक है। आउटकम क्या होता है कि इसके वजह से माइग्रेशन हमारे को देखने को मिलता है अर्बन एरियाज में। ठीक है, बड़े बड़े सिटीज जो है, बड़े बड़े जो शहर है, वो उनका जो फैलाव है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम स्टेट भी देख लेते हैं जरा सा पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कितना वहां पॉपुलेशन है, 19.98 करोड़, तकरीबन 20 करोड़ लोग रहते हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश में। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा हो गया इससे भी। 2001 के अनुसार यहाँ कितने लोग रहते थे, 16.5 करोड़। ठीक है। सबसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन कौन से हैं, सिक्किम, 6.07 लाख लोग हैं सिर्फ। और उसके बाद कौन है, यहाँ पर 2001 में कितने थे, 5.4 लाख लोग थे। मुझे आपको बताना है कि सिक्किम में टोटल लोग राज्यसभा कह रहा हूँ, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, हमने पॉलिटी में देखा था। ठीक है, कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। अच्छा, मोस्ट पॉपुलस कहाँ होगा, ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, दिल्ली में है। कितनी है, 1.67 करोड़। अगर स्टेट पूछे तो यूपी, और यूटी पूछे तो दिल्ली। सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप है, 64,000 लोग सिर्फ रहते हैं। और सबसे ज्यादा ये पूछा हुआ है अभी सीजीएल टीयर 2024 में, टीयर 1 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग कहां पर हैं, कौन से जिला में अगर पूछ रहे डिस्ट्रिक्ट, तो थाने, महाराष्ट्र में। ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जिला, कम पॉपुलेशन वाला जिला दिबांग वैली कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ 7,948 लोग रहते हैं। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, थोड़ा एक करके देख लेते हैं। देखो, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, अभी हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। इनका पॉपुलेशन पहले 2001 में कितना था, 16% के आसपास था, 16.6% के आसपास। अभी भी लगभग उतना ही है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन देखो 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास। याद रखना आसान है, एसटी का जो पॉपुलेशन है ये देखो 8% के आसपास है, इसका 16% के आसपास है, तो जस्ट इसका डबल, आसानी से याद रख सकते हो। और ये 20 करोड़ और ये 10 करोड़ के आसपास है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं, समझो। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जाना कि पूरे भारत में कितने, 16.6% 2011 के अनुसार 16.6% है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है इनकी, 20.11 करोड़, 20.64 करोड़ है। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है एससी पॉपुलेशन, ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सबसे ज्यादा कहां पर है, पंजाब में 31.9% पॉपुलेशन एससी की कहां पर रहती है, पंजाब में रहती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल। ये 3 है, PHW याद रखना है आपको, PHW एससी के लिए, PHW। ठीक है। बॉटम स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे नीचे आ जाता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये जो स्टेट है यहाँ पर तकरीबन 0% एससी की पॉपुलेशन है, एसटी बहुत ज्यादा है, एसटी के लोग हैं वहां पर काफी। गोवा में कितना है, 1.7%, और सिक्किम में कितना है, 4.6%। ठीक है, ये सबसे नीचे वाले स्टेट है। याद क्या रखना है, ये टॉप वाले PHW, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कौन सी यूटी में एससी लोग रहते हैं, तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में तकरीबन 18.9% लोग रहते हैं। सबसे कम कौन सी यूटी में रहते हैं, तो लक्षद्वीप में तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग % रहते हैं, तो 0% मान लिया गया है। अब आ जाता है एसटी पर।
ठीक है, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। इनकी पॉपुलेशन जस्ट उसका लगभग आधा, हमने बोला था ना वो 16% या 8%, तो 8.6%। पॉपुलेशन नंबर में बात करें तो 10.45 करोड़। टॉप स्टेट देख लेते हैं, सबसे ज्यादा मैंने बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स ज्यादा है, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है, एससी बिल्कुल नील है। मिजोरम में कितने 94.4%, सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, ठीक है। और यूटी की अगर हम बात कर दें, यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है, लक्षद्वीप में 94.8%। नागालैंड उसके बाद आ जाता है, नागालैंड उसके बाद आ जाता है 86%, मेघालय आ जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। मा ला ना एमएलएन, ठीक है, मालन, सॉरी, मिलाना, ठीक है, मिलाना आपको याद रखना है। मिलाना मतलब मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड। ये हो गया आपका टॉप स्टेट किसके, एसटी के। बॉटम स्टेट की अगर हम बात करें, सबसे कम कहां पर है तो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में एससी काफी ज्यादा है, ठीक है, देख रहे हो, ठीक इसका रिवर्स हो जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी देखने को हमारे को सबसे कम मिलती है एसटी पॉपुलेशन। यूपी बिहार में भी काफी कम है जी, 1% से भी कम देखने को मिलता है। कौन सा यूनियन टेरिटरी है, जैसे हमने देखा ना कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, और उसके बाद कौन सा आ जाता है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबसे कम है, दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे कम है। अब आ जाता है रिलीजन पर। रिलीजन से सीजीएल टीए2 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से। रिलीजन की बात करें तो हिंदू लोगों की कितनी परसेंटेज जनसंख्या है, 79.8%, 80% के आसपास, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जो कि 2001 में कितना था, ये 80.5% था। घटा नहीं है, संख्या देखो, मैंने बताया था ना कि 1000 पर अगर 10 बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपको लगेगा कि भाई एक ही बार 1% बढ़ गया, लेकिन वही 10,000 पर 1 बढ़ेगा तो लगेगा क्या कि भाई ये तो 0.1% ही बढ़ा है। तो वैसे ही है, संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए ग्रोथ होता है तो काफी कम देखने को मिलता है, तो वो बात है। अभी कितना 79.8% पॉपुलेशन हिंदू लोगों की है, 2001 में 80% से थोड़ी ज्यादा थी। मुस्लिम पॉपुलेशन अभी कितनी है, 14.2%, 2001 में कितनी थी, 13%, ठीक है। क्रिश्चियन अभी पॉपुलेशन कितनी है, 2%, 2.3%, और सिख पॉपुलेशन कितनी है, 1.7%। बाकी सारे रिलीजन 1% से कम में जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। सबसे ज्यादा हिंदू लोग, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, ये याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है, क्रिश्चियन के बाद सिख आता है। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। एक एक करके थोड़ा सा हम देख लेते हैं सारे पॉपुलेशन, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा हुआ था, ठीक है, और मार्क्स टू ऑल भी कर दिया था ये क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया भी था सेम क्वेश्चन, और ये मार्क्स टू ऑल कर दिया था ये ऑप्शन में, जबकि होते हुए भी। हिंदू लोगों की पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे हमने बोला कि 2001 में 80% के आसपास था, अभी 79% है, 11 के अनुसार, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ परसेंटेज कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 16% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्रोथ निकालोगे ना तो 16% का ग्रोथ हुआ। ये 1% ऐसे घटना मत देखो, नंबर जब निकालोगे ना, नंबर के हिसाब से देखोगे कि इस समय कितने लोग थे। मान लो इस समय रहे होंगे 10 करोड़ लोग, ठीक है, और इस समय कितने हो गए, इस समय हो गए मान लो तुम्हारे 10,06,00,000 लोग, ठीक है, 10,06,00,000 हो गए, तो कुछ परसेंट बढ़ा ना भाई, कुछ परसेंट बढ़ा ना, ठीक है। तो ये वो परसेंटेज है, जो नंबर बढ़ा है ना, ये उसका परसेंट है, ठीक है, 16.8%। नेशनल एवरेज कितना है, 17.7%, को हम देख चुके हैं, इससे ये कम है, ठीक है। मुस्लिम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2001 में कितनी थी, 13.4%, 2011 में कितने 14%, 1314 हो गई है। इनका ग्रोथ परसेंटेज कितना है, इनका ग्रोथ परसेंटेज है, संख्या के हिसाब से देखें तो हम 24.6% इनका ग्रोथ देखने को मिलता है। इनका लगभग 25% और हिंदू लोगों का लगभग 17% के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ जाए। और हाँ, सबसे ज्यादा, सबसे सारे रिलीजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है, मुस्लिम का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिश्चियंस की बात कर लें तो ये 2.3% तब भी थे और 2.3% अब भी है। आप कहोगे सर इसमें तो ग्रोथ कोई नहीं, फिर भी आपने कहां से लिख दिया, पॉपुलेशन नंबर बढ़ाना भाई, नंबर बढ़ाना, ठीक है। ये तो उस हिसाब से लिख रहा है, इस समय कितने लोग थे, 102 करोड़ के आसपास, इस समय कितना है 121 करोड़, 121 का 2.3% है और 102 का 2.3% है, फर्क तो है ना, है लेकिन नहीं इतना ही, लेकिन फर्क तो है, ठीक है। तो वो जो ग्रोथ दिखा ना वो ये है, ठीक है। सिख पॉपुलेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें 2001 में 1.9% लोग थे और 2011 में कितने 1.7%। इसमें सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला है तकरीबन 8% के आसपास। ये याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा मुस्लिम में, सबसे कम सिख में, और हिंदू लोगों में कितना 16.8% के आसपास देखने को मिला है। इसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट लोग। बुद्धिस्ट लोग की पॉपुलेशन थी 0.8%, 8 में, सॉरी 2000 में, 2001 में, 2011 में कितनी हो गई 0.7%,
6% के आसपास ग्रोथ रेट है। हालांकि ये मेजर रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ ना, मेजर रिलीजन में ये नहीं आता बुद्धिस्ट, क्योंकि पॉपुलेशन काफी कम है। अगर ऑप्शन में बुद्धिस्ट भी दिया हो तो आप बुद्धिस्ट लगा कर क्या होगा। उसके अलावा अगर जैन दिया हो तो जैन लगा कर होगा, क्योंकि जैन में उससे भी कम है। ठीक है, क्योंकि संख्या में बहुत कम ही है, काफी कम ही है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 2001 में जैन की कितनी पॉपुलेशन थी? 0.4%। और 2011 में कितनी परसेंट है? 0.4%। ठीक है, ये लगभग बराबर ही है, लेकिन स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिला इनका पॉपुलेशन है। अदर रिलीजन सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 0.6% थे और 0.9% जिसमें एथीस्ट और बाकी जो भी रिलीजन वाले लोग हैं सब इसमें। ठीक है, और कुछ ऐसे रिलीजन जो कहीं पर भी नोटेड नहीं है, तो वो उनका एक परसेंटेज है 0.2% के आसपास लोग हैं 2011 के अनुसार से। ठीक है, 2001 में कितने थे? नेग्लिजिबल। ठीक है, और 2011 में पहली बार इसको डिक्लेयर किया गया, क्यों? क्योंकि इससे पहले लोग नहीं थे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं एथिस्ट लोग, इससे पहले वाले में जो थोड़े पार्शियन और छोटे छोटे जो रिलीजन वाले लोग हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब देख लेते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही तो काम की बात है ना भाई, यही तो तुम्हें जानना है। आ जाओ। सो टोटल वर्कर एक बार करके देख लेते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 में जितना हमारा पॉपुलेशन है ना, उसका तकरीबन 40% जो है, मतलब 39.8% लोग काम कर रहे हैं। 2001 में कितने परसेंट लोग थे? 36%। अभी कितने? 39%। तकरीबन 40% के आसपास लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और हालांकि एक चीज है कि महिलाओं का जो परसेंटेज है ना, वो आज भी लगभग 25% के आसपास है काम में भागीदारी। हम देखते हैं, अभी तोड़ के देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। 2011 के सेंसस के अनुसार टोटल वर्कर्स 2011 में कितने? 39.8%। संख्या के हिसाब से बात करें तो 48 करोड़। ठीक है, जिसमें पुरुष कितने? 33.98 करोड़। 48 में तो लगभग 34 करोड़ लोग कौन है? पुरुष लोग हैं। ठीक है, कौन है? पुरुष लोग हैं। परसेंटेज काफी ज्यादा है ये, इतना नहीं है, काफी ज्यादा है। ठीक है, फीमेल का परसेंटेज कितना है ये देखो, 25.5% है सिर्फ पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, ये 2001 का है, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप। अब हम बात करें, यहां से सवाल आपसे पूछा गया मार्जिनल वर्कर से। देखो, दो तरह के काम करने वाले लोग हैं। पहला वो जो मेन वर्कर है, मेन वर्कर वो है जो एक साल में 6 महीने से ज्यादा कार्यरत काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको हमने मेन वर्कर के तौर पर रखा है। और वैसे लोग जिनको जिनके जिनके पास एक साल में 6 महीना से कम का ही काम है, ठीक है, तो वो सारे लोग मार्जिनल वर्कर होते हैं। ठीक है, तो जो मेन वर्कर है वो कितने? तकरीबन 75%। और जो मार्जिनल वर्कर है वो कितने? 25% के आसपास। ये संख्या आपको याद रखना है। अगर नंबर की बात कर ले तो ऑब्वियस बात है, इसका ये 3 गुना होगा। अगर ये 12 करोड़ है तो ये कितना होगा? 12×3 = 36 करोड़। सिंपल। अगर ऑक्यूपेशन, उनका जो कार्य है, पेशा है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 2011 के अनुसार, देखो 2011 के अनुसार जो कल्टीवेटर थे, इस डेटा को भी साइड हटा, कल्टीवेटर थे मतलब जो खेती वगैरह कर रहे थे वो लोग थे, तो वो कितने हैं? 11.87 करोड़, तकरीबन 24.5%। ठीक है, और एग्रीकल्चर मतलब खेत से जुड़े हुए जो लेबर है ना, मजदूर है, वो कितने? 14.5 करोड़, तकरीबन 30%। अच्छा, इन दोनों को मिला दोगे तो आप देख रहे हो 54.6%। 54.6%। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्री एग्री प्लस एलाइड सेक्टर में मैंने आपको बताया था ना कि 54.6% के आसपास लोग हैं। ये वही 54.6% है। 24 कहाँ से आ रहे हैं? कल्टीवेटर जो खेती बाड़ी अपना खेत रखते हैं, और एग्रीकल्चर लेबर जो इसमें मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, वो सारे लोग। तो ये संख्या कितनी है? 30%। और ये कितने? 24% के आसपास। ठीक है, यहाँ पर देखो पुरुषों की संख्या है इतनी और महिलाओं की इतनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाउस होल्ड की बात करें तो कितने घरेलू काम चल रहे हैं। ठीक है, घरेलू काम, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो कितना है? तकरीबन 3.9%, 1.88 करोड़। ठीक है, इसमें महिलाएं कितनी है? तकरीबन 82 लाख के आसपास। और पुरुष कितने हैं? 1 करोड़ के आसपास। ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको परसेंटेज थोड़ा ध्यान रख लेना है। अदर वर्कर्स की बात करें, जो सर्विस सेक्टर हो गया, ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सबको मिला दो तो 42% के आसपास लोग सबसे ज्यादा इसी में काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ? सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये हम देख चुके हैं इकोनॉमिक्स वाले से। वर्क पार्टिसिपेशन रेट,
ठीक है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, 39.8%, 2001 में 36% लोग ओवरऑल। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि पुरुषों में कितना है, तो पुरुषों में 53.3%, पहले कितने थे 52% के आसपास थे। महिलाओं में तब भी 25% के आसपास थे, अब भी 25% के आसपास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो, यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि सर रूरल और अर्बन यानी शहरी और गांव के क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं वो हमारे को बताओ। तो रूरल और अर्बन, ये वर्क पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट है। तो रूरल एरिया में कितने, गांव क्षेत्र में 41% लोग, और अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में इतना है। तुमको भी सर लेकिन सारे फैक्ट्री वगैरह तो शहरी क्षेत्र में नहीं भाई, काम करने में एग्रीकल्चर भी तो आगे आता है ना। और भारत में सबसे ज्यादा कार्यरत लोग कहाँ है, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर कहाँ होता है, शहर में कि गाँव में। अब हो रहा है शहरों में, लेकिन गाँव में तो सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसलिए रूरल पॉपुलेशन में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा जुड़े हैं। समझ गई बात। पुरुष कितने इसमें, रूरल में 53%, और महिलाएं कितनी है 30%। देखो यहाँ पर देख रहे हो महिलाएं, और महिलाएं यहाँ पर ठीक आधे हो जाती हैं अर्बन एरिया में। ठीक है, पुरुष इसके बराबर बराबर ही है, लेकिन महिलाएं आधी हो जाती हैं। आपको पता है ना कि एग्रीकल्चर में महिलाएं काफी ज्यादा भागीदारी रखती हैं अपना। अच्छा, कई बार तुमसे ये पूछ लिया जाता है LFPR के बारे में, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और हम समझ लेते हैं क्या कि ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जो हमने वर्क फोर्स से देखा ना, ये वर्क फोर्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट देखा WPR, और LFPR दोनों हम सेम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। देखो LFPR बेसिकली क्या होता है ना, ये जो 15 साल से ज्यादा के लोग हैं, 15 साल या उससे ज्यादा की जो पॉपुलेशन है, वो कितना काम कर रही है और काम करने की इच्छुक है। ठीक है, मतलब वो काम करने के लिए तैयार है, वो पॉपुलेशन LFPR कहलाती है। और इसका इस्तेमाल जो है NSSO, ठीक है, जो संस्था है हमारी, और PLFS जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स वाले लोग हैं। ठीक है, एक सर्वे निकलता है पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स। तो ये जो सर्वे निकलता है, ये लोग जो डेटा निकालते हैं, NSSO जो डेटा निकालता है, ये इस डेटा के हिसाब से निकालता है। कौन से डेटा के हिसाब से, LFPR के हिसाब से। लेकिन जो सेंसस का डेटा निकलता है ना, जो सेंसस में इंक्लूड होता है, वो कौन सा होता है, वो WPR इंक्लूड होता है। समझ आ गई बात। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है इसलिए क्योंकि 15 साल से ज्यादा के लोग ही मुख्यतः काम करने के लिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एक करके तीनों को देख लेते हैं जरा। ठीक है, तुम्हें पता नहीं कि सेंसस में क्या आता है, सेंसस में तुम्हारा आ जाएगा वर्क पार्टिसिपेशन WPR। ठीक है, WPR आ जाता है, और इसी को हम LFPR प्रॉक्सी भी कह देते हैं। इसी को मान के चल लेते हैं कि औसतन इतना ही होगा, लेकिन LFPR थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। चलो, सेंसस की अगर हम बात करें 2011 की, तो ये हम देख चुके हैं कि 39.8% है, मेल इतना है, फीमेल इतना है। और रूरल LFPR प्रॉक्सी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो NSSO के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसने डेटा किसका लिया होगा, LFPR का लिया होगा। ये कहता है 39.5% लोग है। ठीक है, यूजुअल स्टेटस है सारे एज का मिलाकर। ठीक है, सारे एज का मिला करके 39.5% लोग हैं, जिसमें पुरुष कितना है 55% और फीमेल कितना है 23.3%। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये NSSO का डेटा है, और LFPR को उन्होंने आधार माना है अपना। अगर हम बात करें कि 15 वर्ष से ज्यादा वाले, ये तो सारे एज का इन्होंने डेटा दिया है। अगर 15 वर्ष से ज्यादा वाले, तो उसमें पुरुषों का पार्टिसिपेशन कितना है 80%, और महिलाओं का कितना 25%। तो महिलाओं का कंसिस्टेंट 25% के आसपास भागीदारी है। हालांकि अब जब रिपोर्ट आएगा 2026 वाला, तो इसमें हमारे को अलग देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको थोड़ा चंभा ना हो कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसलिए मैं आपको ये करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको WPR ही ध्यान में रखना है। ठीक है, PLFS भी पूछ लिया जाता है, जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स सर्वे है ना, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें कितना है, इसकी अगर हम बात करें तो एक सेकंड, 17-18 में इसका डेटा जारी हुआ था। इसमें भी 15%, 15 साल से ज्यादा वाले लोगों को काउंट किया गया, तो 49.8% लोग हैं PLFS के हिसाब से। उसमें कितने थे, ज्यादा थे, उसमें ज्यादा थे। मेल कितने 75%, और महिला यहाँ भी 23.30%। ठीक है, हाँ, PLFS का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ध्यान रखना, PLFS का फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक, पीरियोडिक अभी याद आया, लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, मतलब समय समय पर क्या हो जाता है ना, कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका सर्वे होते रहता है 15 वर्ष से ज्यादा वाले लोगों को, और इसमें LFPR को आधार लिया जाता है। इसी को हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कह देते हैं। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, NSSO जारी करता है। ठीक है, NSSO जारी करता है। आगे बढ़े, चलो
आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, एक और टर्म देखने को मिलता है SECC 2011, और लोग समझ लेते हैं ना कि ये 2011 सेंसस और ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और बात याद रखना, एनएसएसओ का अगर फुल फॉर्म तुम्हें नहीं पता हो, कई लोगों को नहीं पता होगा, हालांकि मैंने ये बताया हुआ इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नेशनल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है। हिंदी में इसका नाम होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इसका काम है पॉपुलेशन को रीड करना, उनके डेटा निकालना, किसका आधार लेकर के? LFPR का आधार लेकर। ठीक है। SECC की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की बात करें, इसका मतलब होता है, देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इसलिए कराया गया, ये 2011 के जो सेंसस था, मेन मुख्य जनगणना था, उससे अलग था। ये इसलिए 2011 में कराया गया ताकि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, सोशियो और इकोनॉमिक, ठीक है, और कास्ट सेंसस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कास्ट सेंसस कराया गया कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो जाति के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, ठीक है, उन तक पॉलिसी जो बन रही है सरकार की, जो लाभ निकल रहा है वो सब उन तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये एक सर्वे कराएगा। ठीक है, ये अलग से करवाया गया था सेंसस। ये करवाया कौन था? ये करवाया था दो तीन डिपार्टमेंट्स, दो तीन मिनिस्ट्री थे उन्होंने। एक तो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, कौन है इसका मिनिस्टर? मामा जी। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, तुम्हें पता है महंगाई का मिनिस्टर कौन है आज के समय पर? खट्टर साहब। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए RTI इसमें भी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब कराया गया था? 2011 में कराया गया था, हालांकि इसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। देखो वही बात यहाँ लिखा गया, ताकि जो SC ST OBC ये सब लोग हैं, ठीक है, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं, वो सारी चीजें डेटा निकाली जा सके। इसमें देखा गया कि तकरीबन इतना करोड़ जो घर है, 25 करोड़ के आसपास जो घर है, उसमें से उनको रीड किया गया, और इतने रूरल एरिया में थे कितने, 18 करोड़ के आसपास, और 6 करोड़ के आसपास, 6.5 करोड़ के आसपास शहरी क्षेत्र के लोग थे। ठीक है, मैंने बताया ना आपको किस लिए कराया गया, ताकि जो अभी सरकार के पेंशन है, योजनाएं हैं, उनका लाभ सबको बराबर बराबर मिल सके, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। बस इतना ही आपको सेंसस में जानना है। अच्छा, एक टॉपिक और है जो मेरा बहुत मन है आपको कराने का, तो ये कर लो, ताकि ये भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको अचंभा ना हो कि पता नहीं सर क्या पूछ ले। ठीक है, सेंसस में जितना मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछेगा। जैसे मैं खत्म करूं, आपको क्या करना है, जाकर के एक बार रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद कल वापस से इसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ज्यादा लोड वाली बात है नहीं। NF एक्सरसाइज थोड़ा देख लेते, मेरा मन है कराने का, प्लीज करा लेते। ठीक है, तुम्हारा मन हो देख के जाना, देख कर जाओगे फायदा होगा। एक भी सवाल आ गया ना भाई, जिस हिसाब से पैटर्न बदला है, तो लगता है कि सवाल पूछना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो NFHS की बात करें तो NFHS का फुल फॉर्म पहला समझो कि होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि जो परिवार रह रही है समाज में, उनका जो हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड सर्वे होता होगा। ठीक है, तो क्या क्या हेल्थ में इंक्लूड होता है, क्या क्या उसमें देखा जाता है, वो हम अभी समझेंगे। देखो, ये वही बात कहा गया है कि ए लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया, मतलब कि जितने भी घर हैं उन सबके सैंपल्स लिए जाते हैं, और जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या हेल्थ के तौर पर देखा जाता है, कि पहले तो पॉपुलेशन का डेटा, जनसंख्या देखोगे भाई कितने लोग हैं, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन क्या क्या पा रहे हैं वो, ठीक है, जो पोषण मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, अच्छा है, बुरा है, कितना परसेंट है, क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें है, कौन सा मिनरल उनको मिल रहा है, ये सारी चीजें रीड की जाती है। फर्टिलिटी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी मतलब कि एक जो कपल है, एक जो जोड़ा है, वो औसतन कितने बच्चे वो कंसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें देखी जाती है। फैमिली प्लानिंग लोग कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। इसके द्वारा सुझाव भी दिया जाता है लोगों को। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, जो समाज में माएँ बन रही हैं और औरतें, उनका हेल्थ कैसा है, बच्चे जो नवजात शिशु हैं उनका हेल्थ कैसा है, और जो जेंडर इशू है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है NFHS 5 में। पहले नहीं किया जाता था, NFHS 5 कह रहा हूं मैं, NFHS में। ठीक है, इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? इसको कोऑर्डिनेट करता है, याद रखना है आपको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जो कहां पर है, मुंबई में है, और यही इसको कंडक्ट करता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा अंतर्गत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम ICF, USA की एक संस्था,
वो इसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा कई सारी संस्थाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे यूएसएड की संस्था, यूनिसेफ, इवन एफपीए, ये बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन है, ये सारी संस्थाएं इनको हेल्प करती हैं। ये इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो एनएफएचएस 5 क्या है, आपको पता है, एक तो पहली बात की सर्वे है, समय समय पर कराया जाता होगा। सबसे पहले कब कराया गया, क्या कराया गया, क्या क्या चीजें निकाली गई, क्या वो देख लेते हैं। एनएफएचएस फर्स्ट जो पहला था उसको हमने फर्स्ट नाम दीजिए। कब कराएगा, 1992-93 में पहली बार कराएगा, जिसमें क्या 25 राज्य और यूटीज शामिल किए गए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्या क्या चीजें इसमें रीड करी गई, इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, बस इसमें हल्का हल्का पढ़ते चलना है, बस ज्यादा डेटा आपको इसमें नहीं देना है। फर्टिलिटी, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, और जो महिलाएं हैं जो अभी नई नई माँ बनी, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, उनको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, बच्चों को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें शामिल करी गई। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या आपसे पूछना है तो ये पूछ सकते हैं कब किया गया था। ठीक है, और पहली बार फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड सर्वे इसी समय कराया गया था हेल्थ के बेसिस पर। ठीक है, ये एनएफएचएस 1 था 1992-93 में। फिर दोबारा कब कराया जाता है, 98-99 में कराया जाता है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया जाता है और स्टेट्स में शामिल कर दिया जाता है। इसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब आपके जो प्रजनन की जो क्षमता है, जो आपका स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, इसको भी शामिल किया गया कि लोगों के कैसे स्वास्थ्य है, प्रजनन से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, लोग कैसा क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह की दवाइयां ले रहे हैं, किस तरह का खान पान रख रहे हैं, किस तरह का हेल्थ कंडीशन है लोगों का, ये सारी चीजें रखी गई। डोमेस्टिक वायलेंस को इसमें शामिल किया गया, जो घरेलू हिंसा होता है ना, इसको शामिल किया गया, लेकिन उतना ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं था, लिमिटेड अमाउंट में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा अनेमिया जो रोग होता है, इसको भी शामिल किया गया। ठीक है, स्टेट लेवल पर फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी भी देखी गई, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। एनएफएचएस 3 की बात करें, ये कब आ जाता है, 2005-6 में। देखो पहला आया 92 में, दूसरा आया 98 में, और फिर आ जाता है पहले 5-6 साल के बाद, फिर आता है 7 साल का, यानी 2005। इसमें 29 स्टेट कवर किए जाते हैं, स्टेट। ठीक है, स्टेट और यूटी मिलाकर। और इसमें पहली बार HIV एड्स को शामिल किया गया, कि उसको भी रीड करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेन और वुमेन दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, बच्चों का जो टीकाकरण है ना, जिसको हम चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इसको भी शामिल किया गया। उनका जो न्यूट्रिशन है, इसको भी शामिल किया गया। बेसिकली ये 2-3 चीजें हैं मेन में, इनको शामिल किया गया था। इसके अलावा कि पुरुषों के लिए एक फॉर्म दिया गया, जिसको मेंस क्वेश्चन कह देते हैं, उसमें उनको भरना होता है, कुछ डेटा उनसे पूछे जाते हैं। ये भी पहली बार 2005-6 के एनएफएचएस 3 में करवाया गया। एनएफएचएस 4 की बात करें हम, ये भी तुमसे सिर्फ ईयर पूछा जा सकता है, कब आया था, 2015-16 में आता है। पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। अभी तक हम स्टेट पर देख रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहली बार कब कराया जाता है, एनएफएचएस 4 में करवाया जाता है 2015-16 में, जिसमें 640 जिले आ जाते हैं। और सैंपल साइज कितना था, 6 लाख हाउस होल्ड, यानी 6 लाख घरों को से सैंपल लिए गए थे और उनको रीड आउट किया गया था अलग अलग जगहों से लेकर। इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोड़ी गई। मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था, नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या हो जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर बीमारी नहीं फैल रही है तो उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह देते हैं। एक चीज मैं भूल गया हूँ बायोलॉजी में बताना, वो ध्यान रखना है आपको, यही लिख दो। जूनोटिक डिजीज क्या होता है, जूनोटिक डिजीज, ठीक है, देख लो यहां से ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होता है जो जानवरों से इंसान में आता है। कहां से, एनिमल से, एनिमल से कहां आता है, ह्यूमन में आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कौन है, कोविड। आपको पता है ना कोविड किससे फैल रहा था, लोग कह रहे थे कि हाँ भाई एक दूसरे से तो फैल ही रहा है, लेकिन शुरुआत किससे हुआ था, बैट से फैल रहा था, चमगादड़ों से फैल रहा था ये। ठीक है, जैसे मंकी पॉक्स आपको पता है ना कि बंदरों में हुआ, फिर गायों में हुआ, फिर इंसानों में हुआ। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, तो जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होती है बीमारी, उसको हम जूनोटिक डिजीज कह देते हैं। खैर, नॉन कम्युनिकेबल समझ गए ना, तो जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस पहली बार डिटेल में शामिल किया गया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को पहली बार एनएफएचएस 4 में शामिल किया गया। सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसमें शामिल करी गई। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, उनको भी मॉनिटर करने के लिए इसका हेल्प लिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर, वो है एनएफएचएस 5 कब करवाया गया था ये सर्वे, 2019-21 में। इसमें 707 जिले शामिल किए गए, 28 स्टेट और 8 यूटी, मतलब ओवरऑल तकरीबन सारे जगह पर शामिल किया गया।
कितने घर इसमें घरों से सैंपल लिया गया? 6.4 लाख घरों से सैंपल लिया गया था। इसमें क्या क्या चीजें नई जोड़ी गई? डिसेबिलिटी, ठीक है, कोई आदमी डिसेबल है, ठीक है, मतलब कोई अंग काम नहीं कर रहा पूरे तरीके से या कम तरीके से, तो वो सारी चीजें भी शामिल करेगी। जो रजिस्टर्ड डेथ है, ठीक है, जो मृत्यु का पंजीकरण है उसको शामिल किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस शामिल किया गया, उसका कवरेज, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को और बढ़ाया गया। इंटरनेट यूज को शामिल किया गया, स्टार मार्क कर लो ये, नॉन इंटरनेट यूज को इसमें शामिल किया गया। मोबाइल फोन ओनरशिप इसमें शामिल किया गया, कितने लोग मोबाइल फोन चला रहे हैं, वो सारी चीज इसमें शामिल करी गई। और कोविड-19 के इम्पैक्ट को भी इसमें देखा गया है, रीड किया गया है। अब हम थोड़ा सा जो पढ़ने वाला चीज है ना वो यहाँ है, ठीक है, ये तो हो गई भूमिका। अब हम पढ़ते हैं क्या कि NFHS 5 और NFHS 4 इन दोनों की तुलना से डेटा पूछ लेता। भाई देखो, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, SSC में नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं कि पूछेगा नहीं। जिस तरह से ट्रेंड बदला है ना, जिस दिन पूछ लेगा ना फिर कहो कि पता नहीं भाई ये कहाँ से ही पूछ लिया। जो भी यहाँ से पढ़ के जाएगा, अगर एक भी सवाल करके आ गया ना भाई, तुम समझ रहे हो कहाँ जाएगा। फिर वो जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो फिर वो 140 से सीधा 160-165 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वो सवाल हैं जो तुम्हें एज देंगे, अकेले तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, पढ़ लो, 10 मिनट का ही चीज है ये और कुछ नहीं है। सो NFHS 5 और 4 में हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, ठीक है। मेन जो पैरामीटर्स थे वो इसको हम तुलना करें, जैसे हमने सेंसस में देखा था 1 और 11 2001 और 11 का, वैसे हम यहाँ देख रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसमें क्या होता है कि एक कपल औसतन पूरे भारत में देखा जाए, काउंट किया जाए तो एक कपल, एक जोड़ा कितने बच्चों को जन्म दे रहा है, ठीक है। जैसे अभी नारा चलता है ना, हम दो हमारे दो। तो देखा गया कि NFHS 4 के समय में कितने लोग थे? एक कपल 2.2 बच्चों को जन्म दे रहा था। औसत है, ऐसा मत समझना कि 2.2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, औसत है पूरे भारत का, ठीक है। जो कि घट के NFHS 5 में कितना हो गया? ये NFHS 5 का डेटा है, ठीक है। NFHS 5 का डेटा और ये 4 का डेटा है, ठीक है। ये 4 का डेटा है, ये 5। तो 5 में कितना हो गया? 2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अभी 2 है टोटल फर्टिलिटी रेट। सिर्फ 5 ऐसे स्टेट हैं, ओनली 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका औसत इससे ज्यादा है। हमारा जो 2 है अभी पूरे भारत का नेशनल एवरेज है, अभी उससे ज्यादा किस किस स्टेट में है? सॉरी, किस स्टेट में है? बिहार में है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम 2.98, ठीक है, यानी 3 बच्चे अभी भी हो रहे हैं वहां पर। मेघालय में 2.91, उत्तर प्रदेश में 2.35, झारखंड में 2.2 और मणिपुर में कितने? 2.17, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? BMUJM, ठीक है, BMUJM ट्रिक अपने से बना लेना तुम, जो बनाना हो। BMUJM, ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये देख लो जरा, इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात करें हम, इंस्टीट्यूशनल बर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें देखा है कि 79%। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब क्या है कि पहले जो बच्चे होते थे वो घरों पर हो जाते थे या गांव में हो गए, ठीक है ना। तो उस समय सुविधाएं नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ठीक है। या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हो ना, हमने देखा है कि PHC, SSC, ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, मैं बता चुका आपको इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। तो वो सुविधाएं थी नहीं तब, तो गांव में हो जाते थे बच्चे या घरों पर हो जाते थे, तो कई बार क्या होता था ना कि दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। तो उसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा आता था, मृत्यु दर ज्यादा हो जाता था। हालांकि अब क्या है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है, यानी जो संस्थाएं हैं वहां पर बच्चों का जन्म ज्यादा हुआ है, 79 से 89 हो गया %। तो मृत्यु दर भी घटेगा, सुविधाएं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात याद आ रहा है, देखो पहले क्या होता था ना, एसटीज जो थे ना उनके भी पॉपुलेशन में तकरीबन 82% अब हो गया है। थोड़ा एक बार डेटा देख लेना। इनफेक्ट मोर्टेलिटी रेट कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट जो है वो भी 82% के आसपास चला गया है एसटीज में, जो कि बहुत कम हुआ करता था ये, ठीक है। ये काफी बड़ा अचीवमेंट है NFHS 5 का। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन मतलब बताओ क्या होता है? टीकाकरण। तो जो 12 से लेकर के 23 महीने के बच्चे, तुम पता है ना, टीका लगता है हमारे, DPT का वो टीका लगता है, TB का टीका लगता है, तो वो सब चीजें हैं। तो टीकाकरण जो है बच्चों का वो NFHS 4 में 62% था, जो कि अब कितना 77-78% के आसपास हो गया है, 76-77% के आसपास हो गया है NFHS 5 के हिसाब से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे जो अंडर एज मैरिज है, चाइल्ड एज हो गया, चाइल्ड मैरिजेज हो गया, जो 18 साल से कम के लोग हैं जिनकी शादी हुई है, महिलाएं, उनकी संख्या भी अब देखने को मिली है कि घटी है। ठीक है, वो घटी है। कितनी है? पहले 26% थी, अब 23% हो गई महिलाओं की जो 18 से कम थी। पुरुषों में क्या है, पुरुषों का भी जो एज था 21 साल था ना, वो भी घटा है। ठीक है, पहले क्या था, 20% लोग ऐसे थे पुरुष जिनका 21 साल से कम में शादी हो जाता था, जो कि घट करके 17% के आसपास आ गया। ये NFHS 5 और NFHS 4 का डेटा, ये 4 का है और ये 5 का है, सुधार हुआ है इसमें। ये 4 का है और ये 5 का डेटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है कि चाइल्ड मैरिज में कहाँ कहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है? त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में, बिहार में भी देखने को मिला है ये चीज। वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, मतलब महिलाओं का जो देखा है आपने कि आर्थिक रूप से वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई है, उनमें थोड़ी सी समानता आ गई। जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, लखपति दीदी के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा था, तो ये सारी चीजें आ गई हैं। तो महिलाओं का इंपावरमेंट हुआ है, उनका जो आर्थिक व्यवस्था वो भी सुधरी है, उनका अपना बैंक अकाउंट खुल गया है। तो कितना बैंक अकाउंट खुला? महिलाओं का जो बैंक अकाउंट था पहले NFHS 4 के हिसाब से 53% था, NFHS 5 में 79% हो गया, 80% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है। अच्छा, जो महिलाएं हैं उनके पास मोबाइल यूज करने वाला जो था, वो पहले 46% महिलाएं थी जो मोबाइल यूज कर पा रही थी, आज के टाइम पर कितनी है? 54% के आसपास। ठीक है, और जो महिलाएं, थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिली है कि 84% महिलाएं जो परिवार में डिसीजन लिया जाता था उसमें भागीदारी रखती थी, लेकिन वो घट करके 71% हो गया। हालांकि ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लो, शुरू के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पर ये भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। डोमेस्टिक एंड स्पाउसल वायलेंस की अगर हम बात करें, इसका डेटा तो खैर NCR भी रिलीज करता है, उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कई सारी चीजें। 30% जो महिलाएं हैं, 30% महिलाएं हैं, वो देखा गया है कि वो अभी भी क्या है, फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस उनको फेस करना पड़ रहा है, ये सर्वे में देखने को मिला हमारे को। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, ठीक है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, और उनमें कितना वायलेंस देखने को मिला है? जो 7% था, आज के टाइम पर 14% देखने को मिल रहा है। अभी देखा ही होगा आपने वो वाला केस, मुस्कान वाला। खैर, डोंट टेक इट पर्सनली, जस्ट टेक इट एज अ जोक, नथिंग सीरियस। अनीमिया की बात करें, ये इंपॉर्टेंट। अनीमिया महिलाओं में जो 15 से 49 साल की महिलाएं हैं, आपको देखा देखा होगा कि जो आंगनबाड़ी और ये सब जो केंद्र है वहां पर आयरन की गोलियां दी जा रही है, क्योंकि देखा गया है कि महिलाओं में 53% NFHS 4 के हिसाब से महिलाओं में अनीमिया पाया गया है, जो कि बढ़ करके 57% हो गया था NFHS 5 में। इसलिए आयरन की गोलियां दी जा रही थी। पता है आपको, चिल्ड्रन जो है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ये चीज बढ़ा है, 58% से 67% देखने को मिला है। पुरुषों में हालांकि थोड़ा कम है, 25% से 36% हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूट्रिशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो, न्यूट्रिशन भी देखा जाता है ना कि न्यूट्रिशन में 3 चीजें, पहला ओवरवेट, जिसको ओबेसिटी कहते थे, अभी मोदी जी ने अभी नोटिस किया था, नोटिस क्या मेंशन किया था जब वो 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा रहे थे, तो कि भारत में 3 में से हर 1 या 2 लोग मोटापे के शिकार हैं। ठीक है, तो खैर वो आप देख लो। ओबेसिटी में क्या होता है कि मतलब जितना वजन होना चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है, फैट कंटेंट ज्यादा है, तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा है, सिंपल। बच्चों में जो 5 साल के कम बच्चे हैं, जो पहले उनका कितना था, 2.1% ऐसे बच्चे थे जिनमें मोटापा देखने को मिलता था, वो बढ़ करके 3.4% हो गया। जो महिलाएं थी वो भी बढ़ी है, ठीक है, उनमें भी जो मोटापा है वो बढ़ा है, पहले 20% के आसपास था, वो 24% हो गया। पुरुष थे, वो तो पता ही है आपको, ठीक है, 19% के आसपास था, ये 23% के आसपास हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी बराबरी बराबरी का ही मामला चलने लगा। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात करें, देखो स्टंटिंग में तो ये होता है कि बच्चे की हाइट ना बढ़े, वो भी क्यों होता है? न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है, पोषण की कमी के कारण होता है। वेस्टिंग में ये होता है कि कोई बच्चा बहुत कम है वजन में, ठीक है, सुना होगा ना आपने कि बच्चा पैदा हुआ बहुत छोटा था तो उसका वजन बहुत कम था, क्यों? क्योंकि उसको पोषण मिला ही नहीं, तो उसको हम वेस्टिंग कह देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो स्टेंटिंग की बात करें हम, तो 38% से 36% हो गया, इसमें सुधार देखने को मिला। वेस्टिंग में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला, 21% से 19% हो गया। हालांकि कुछ स्टेट्स में हमारे को स्टंटिंग में राइज देखने को मिला है, बढ़ना देखने को मिला है, कहाँ कहाँ पर? केरल और गोवा में। जबकि बिहार, मणिपुर, सिक्किम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, मतलब वहां के लोगों में हाइट बढ़ी है, ये ध्यान रखना है।
हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बस ये आखिरी, उसके बाद खत्म करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे पहले 90% घर ऐसे थे जिनके पास अच्छा पानी पीने को था, ठीक है, अच्छा पानी पीने को था, अब 96% लोगों के पास हो गया है। इम्प्रूव सैनिटेशन जो था, ठीक है, जो पैड है, जो आप आसपास जो ध्यान रखते हैं हाइजीन का, वो सारी चीजें सैनिटेशन में आ जाती है, खास करके इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। ये पहले 48% था, जो बढ़कर के 69% हो गया है, सैनिटेशन 69, याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस कितना हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, तो ये आपका बढ़कर के हो गया है 88% से 97%, इंपॉर्टेंट नहीं है। एलपीजी से जो पहले लोग खाना बनाते थे, उज्ज्वला योजना के बाद ये संख्या भी बढ़ी है, 59% हो गई है 43%। आप कहोगे सर महंगा भी तो हो गया है, अभी तुम्हारी समस्या। बर्थ रजिस्ट्रेशन कितना है, 80% था, पहले बच्चे जो थे उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता था, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, अब ये बढ़कर के लगभग 90% के आसपास हो गया। टॉयलेट फैसिलिटी तुम्हें पता है, मैंने ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस मैंने पिछले क्लास में बताया था स्कीम स्कीम में। तो ये भी देखने को मिला है कि काफी ज्यादा सुधार हुआ है, टॉयलेट फैसिलिटी एक्सेस जो है 83%, डेथ रजिस्ट्रेशन 71%, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना, ठीक है। टोबैको यूज मतलब तंबाकू का इस्तेमाल पुरुषों में घटा है, 45% से 39% हो गया, महिलाओं में भी 7% से 4% हो गया। एल्कोहल यूज, ठीक है, एल्कोहल यूज ये तुम्हारा फेवरेट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। पुरुषों में घटा है, देख लो 29 से 29 हो गया है, और महिलाओं में क्या हुआ है, इनमें भी घटा है, 1.2 से 1% हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है, करना क्या है, बस जाना है घर, इसको बंद करके जैसे मैं खत्म करूँ एक बार सारे पीडीएफ को वापस से देख लेना है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और फिर अगले दिन एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सेंसस में आ रहा है तो आप रिवीजन क्वेश्चन लगा करके देख ला सकते हो। आगे जो भी होगा आप देखेंगे, जितना मैंने वादा किया था तो मैंने आपको करा दिया, कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं स्टेटिक के, वो भी मैं आपको करा दूंगा, निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, ठीक है, और बाकी बातें होती रहेंगी, सपोर्ट करते रहिए, भाई को भाईचारा दिखाते रहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। और कोई बात हो तो बताइए, और कोई टॉपिक आपको जानना तो वो भी कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।